चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। सबसे पहला जो आपका आंसर है वो ये है कि इसका ओर कौन सा होता है। तो इसका जो ओर है वो होगा आपका बॉक्साइड ओर, और इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, तो बॉक्साइड ओर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें याद रखनी है आपको। बॉक्साइड और एक ऑक्साइड ओर होता है। ठीक, तो पहला स्टेप अगर हम बात करें तो वही क्रशिंग आएगा। दूसरा स्टेप आएगा कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझनी पड़ेगी, और वो इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी कि टाइप ऑफ बॉक्साइड। टाइप ऑफ बॉक्साइड जो होता है वो क्या होता है, जरा देखना। दो तरह का होता है। एक होता है आपका रेड बॉक्साइड और एक होता है आपका वाइट बॉक्साइड। तो आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि बताइए बॉक्साइड के कितने टाइप होते हैं, तो आप आंसर देंगे दो टाइप का होता है, एक रेड बॉक्साइड, एक वाइट बॉक्साइड। क्लियर सबको? सिंपल है, दो तरह का। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि रेड बॉक्साइड जो होगा उसमें जो इम्प्योरिटी होती है वो आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ये हैविंग impurities of Fe2O3, SiO2, TiO2। ये रखता है हैविंग impurities of SiO2, TiO2 और Fe2O3। SiO2 मेजर, ये दोनों माइनर। तो दोबारा से समझेंगे, रेड बॉक्साइड और वाइट बॉक्साइड, दो बॉक्साइड है हमारे पास। रेड बॉक्साइड जो होता है उसके अंदर इंप्योरिटी होती है आपकी Fe2O3 की, SiO2 की, TiO2 की, लेकिन Fe2O3 की इंप्योरिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, मेजर इंप्योरिटी Fe2O3 है। और यहाँ जब हम वाइट बॉक्साइड की बात करते हैं तो उसमें मेजर इंप्योरिटी जो है वो SiO2 की है। और इन इंप्योरिटी के मेजर होने की वजह से इनके नाम है। इसका जो आपका नाम है वो आपका Fe2O3 है। इसका जो कलर है वो आपका रेडिश ब्राउन होता है। रेडिश ब्राउन होने की वजह से ही इसको रेड बॉक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये इम्प्योरिटी रेड कलर की है। यहाँ वाइट जो है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्योर SiO2 ये वाइट होता है। जैसे आपने गुजरात के अंदर कच्छ का नाम सुना होगा, तो सैंड, वाइट सैंड होती है वहाँ SiO2। तो प्योर SiO2 जो होता है वो प्योर SiO2 आपके पास क्या होगा, वाइट कलर का होगा। इसलिए इसका जो नाम है वो क्या होता है, वाइट बॉक्साइड। तो दो बॉक्साइड हो गए, तो अलग अलग टाइप के बॉक्साइड है, तो उनका जो प्रोसेस होगा उनको अलग अलग होगा। तो जिस रेड बॉक्साइड की जब बात करते हैं तो रेड बॉक्साइड के अंदर जो है इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम लेते हैं बेयर्स प्रोसेस, और दूसरा लेते हैं हॉल्स प्रोसेस। इसके अंदर जब इम्प्योरिटी होती है तो उसको हटाने के लिए हम जो लेते हैं वो लेते हैं सरपेक्स प्रोसेस। तो यानी कि जब आप बेयर्स प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, सरपेक्स प्रोसेस पढ़ोगे तो आप क्या करोगे, बॉक्साइड में से सिर्फ ये इम्प्योरिटियाँ हटाएंगे, यानी बॉक्साइड का कंसंट्रेशन होगा बस। ठीक है, बॉक्साइड का क्या होगा, कंसंट्रेशन। क्या होगा, कंसंट्रेशन। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर बॉक्साइड। कौन सा, रेड बॉक्साइड। और रेड बॉक्साइड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, पहले बेयर्स प्रोसेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बेयर्स प्रोसेस। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं, कितने टाइप का बॉक्साइड होता है जल्दी बताओ, चलो फटाफट फटाफट फटाफट। यस, दो टाइप का, पहला रेड बॉक्साइड, दूसरा वाइट बॉक्साइड। रेड बॉक्साइड के अंदर जो इंप्योरिटी कंटेंट होगा वो किसका सबसे ज़्यादा होगा, Fe2O3। और मेजर इंप्योरिटी कौन सी है, Fe2O3। SiO2, TiO2 माइनर है। वाइट बॉक्साइड में इंप्योरिटी मेजर कौन सी है, SiO2, और वो कौन सी होगी, दोनों माइनर। ठीक, अब बेयर प्रोसेस। एक खास बात कि इम्प्योरिटी जो है वो Fe2O3 की ज़्यादा है, इसलिए जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं उस प्रोसेस में उस साइंटिस्ट ने कौन सी इम्प्योरिटी को हटाने में ज़्यादा फोकस किया, कौन सी बताओ, जो ज़्यादा है कौन सी, Fe2O3। तो उसका जो फोकस था वो फोकस सिर्फ Fe2O3 को हटाने में, क्योंकि SiO2, TiO2 माइनर इम्प्योरिटी वो प्यूरिफिकेशन में हटती हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सारा फोकस Fe2O3 का है। अब करते क्या है उसमें, ये देखो कि ये आपका L2O3 ले लिया, फिर आपके पास जो है वो Fe2O3 है,
फिर आपके पास TiO2 है और फिर आपके पास SiO2 है। ठीक है, इस सबको लेकर के रिएक्ट कराया हमने, डाइजेस्टेड विद 40% NaOH। इसको किससे डाइजेस्ट कराया? 40% NaOH से डाइजेस्ट करने के बाद फिल्टर किया इसको। 40% NaOH से इसको डाइजेस्ट करके फिल्टर किया, तो जो फिल्ट्रेट होगा उस फिल्ट्रेट के अंदर आएगा ये NaOH और दूसरा आएगा आपका Na2SiO3। ये आपका होगा फिल्ट्रेट। और यहाँ जो आएगा वो आएगा आपका Fe2O3 और SiO2। ये आपके रेजिड्यू के अंदर आएंगे, TiO2। ठीक है, और इस रेजिड्यू का जो नाम होता है वो होता है रेड मड। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले क्या किया अपन ने, ये आपका बॉक्साइड था, इस बॉक्साइड को उठा के सीधा सीधा किसमें डाल दिया? 40% NaOH सोल्यूशन में। 40% NaOH सोल्यूशन में डालने के बाद, क्या बोला मैंने? 40% NaOH सोल्यूशन में डालने के बाद हमने क्या किया? उसे फिल्टर किया। यह एक लाइन आपको समझनी है, डाइजेस्टेड। डाइजेस्टेड का मतलब होता है तब तक इसको रखना है जब तक कि रिएक्शन ना हो जाए। ठीक क्लियर है? दूसरा सवाल आपके मन में आएगा, सर 40% ही क्यों? यार एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ 40% से रिएक्ट करके ही हमें मिल रही है तो हम क्यों 100% लेंगे? 60% NaOH की कॉस्ट बचा रहे हैं ना। अरे यार 60% NaOH की कॉस्ट बच रही है, नहीं बच रही है हमारे पास? 60% हमारे पास फ़ायदा हो रहा है ना, इसलिए 40 ले रहे हैं क्योंकि 40 से काम चल रहा है। ठीक है, तो 2 डाउट यहाँ पर जनरली आते हैं, मैंने निकाल दिए। तीसरा एक डाउट आएगा कि रेड मड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें Fe2O3 सबसे ज़्यादा आ रहा है। Fe2O3 आ रहा है तो आपको पता है Fe2O3 का कलर क्या होता है? Fe2O3 का कलर वाइट होता है कि रेड? रेड, इसलिए रेड मड है। रेड मड से आप जो निकालते हैं वो TiO2 का एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, फर्दर TiO2 का एक्सट्रैक्शन भी आप कर सकते हो रेड मड से। Fe2O3 का नहीं कर सकते क्योंकि Fe2O3 तो ज़मीन में बहुत सारा मिलता है। यहाँ से क्यों निकालेंगे? ज़मीन में से निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि बहुत सारा मिलेगा ज़मीन में, इसलिए Fe2O3 नहीं निकालते। वो तो कोई मतलब का नहीं होता है, क्योंकि उससे निकालने के बाद जो मिलेगा उससे हमारा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें 1000 टन Fe की ज़रूरत पड़ती है। अब 1000 टन Fe की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ से निकलेगा 2 किलो। 2 किलो को देके क्या कर लेंगे? पॉइंट को समझना। तो इसलिए टाइटेनियम का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब ये रिएक्शन हुई कैसे वो हमें समझना है। प्रोसेस तो समझ में आ गया कि 40% NaOH में डाला। 40% NaOH में डालने के बाद आपने क्या किया? बोलो, आपने क्या किया? फिल्टर के लिया इसको। ठीक है, अब देखो, क्लियर सबको? अब देखो इधर, अब रिएक्शन कैसे हुई वो बताता हूँ। सबसे पहले हमने L2O3 की बात की, तो ये L2O3 लिया, NaOH लिया, Fe2O3 लिया, NaOH लिया, TiO2 लिया, NaOH लिया, SiO2 लिया और NaOH लिया। आया ना? सिंपल है। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि यार ये जो L2O3 है तो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक है तो ये तो इससे रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट कर करके ये बना लेता आपका 40% है, यानी बहुत सारा ही है। ठीक है, तो रिएक्ट करके ये बना लेगा। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या नाम होता है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक, अब एक खास बात देखो, ये एम्फोटेरिक था, ये बेसिक था, इसलिए रिएक्शन हो गई। लेकिन यहाँ जब आया आप तो ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पर TiO2, ये भी बेसिक है, रिएक्शन नहीं होगी। ये एसिडिक है, हाँ, ये बेसिक है, रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ बनेगा ये Na2SiO3। अब आप जब देखोगे तो ये NaAlOH4 बनेगा, ये बनेगा Na2SiO3। ये आपका जो होता है पानी में सॉल्युबल होता है, और ये आपका जो होता है वो सॉल्युबल होता है। तो ये आपका सॉल्युबल है, ये आपका सॉल्युबल है, ये दोनों इनसॉल्युबल है। तो जब आपने फ़िल्टर किया था तो फ़िल्टर करने पर आपके पास फिल्ट्रेट में ये दोनों आए थे, ये आया था
और ये आया था। क्लियर सबको? क्या बोला जल्दी बताओ। सॉल्यूबल करने पर हमारे पास फिल्ट्रेट में एक तो ये आया था और एक ये आया था, ये दोनों रेजिड्यू में चले गए थे। ठीक है, अब ये क्यों बना उसका रीज़न आपको समझ में आया, क्योंकि एम्फोटेरिक था, ये बेसिक था, इसलिए ये रिएक्ट करेगा। ये मेटल का ऑक्साइड था, ये बेसिक है, और ये बेसिक है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेयर ने रिएक्शन कराने के लिए रिएजेंट ही इसी बेसिस पर चुना कि हमारा जो मेन ओर है वो है एम्फोटेरिक और हमारा जो मेजर इंप्योरिटी है वो है बेसिक। तो अगर वो बेस लेता है एक, तो फिर बेस से रिएक्ट नहीं करेगा, तो Fe2O3NaOH से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन Al2O3NaOH से रिएक्ट करके एक सॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा। ये इंप्योरिटी इनसॉल्युबल रहेगी, वो सॉल्युबल बन जाएगा। जब वो फिल्टर करेगा तो वो Al2O3 सॉल्युबल फिल्ट्रेट में आ गया और Fe2O3 एज अ रेजिड्यू। तो अलग हो गया ना भाई, हमारा उद्देश्य यही तो था, बस अलग कर लो Fe2O3 को, हो गया। पहला सवाल कि कौन सी नेचर का यूज किया उसने, नोट करके लिख लेना भाई। एम्फोटेरिक नेचर का यूज किया था बेयर्स प्रोसेस ने। दूसरा सवाल, बेयर्स प्रोसेस किसकी लीचिंग के लिए इस्तेमाल होता है, रेड बॉक्साइड की। तीसरा सवाल, लीचिंग में जो रिएजेंट यूज होता है उसे लीचेंट कहते हैं, तो कौन सा लीचेंट यूज कर रहा है वो। तीसरा सवाल नोट करके लेना, NaOH। चौथा सवाल, लीचेंट की कौन सी नेचर या ओर की कौन सी नेचर से पर बेस्ड है ये, तो एम्फोटेरिक नेचर पर बेस्ड है ओर की प्रोसेस। ठीक, अब हमारा सारा एल्यूमिनियम यहां पर पहुंच चुका है। ठीक है, अब हमारा सारा एल्यूमिनियम यहां पहुंच चुका है, तो यहां से हमें सारा एल्यूमिनियम निकालना था। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि NaLOH, इसको पहले किया जाता है डाइल्यूशन। और दूसरा किया जाता है एसिडिफिकेशन। डाइल्यूशन तो मतलब पानी डालना और एसिडिफिकेशन मतलब CO2 गैस को पास करना। उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें थी फिल्ट्रेट में, एक तो ये था और एक Na2SiO3 था। Na2SiO3 में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसा का ऐसा ही रहता है, लेकिन ये यहां से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT बनता है, वो ऐसा का ऐसा ही है, मतलब सॉल्युबल है। ये वाइट PPT फिल्टर कर लिया तो प्रेसिपिटेट मिल गया, यानी मेरा सारा एल्यूमिनियम, अब देखो अब किस में आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सारा एल्यूमिनियम किस में आ गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में। तो अब आप सोचो, इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1100 पे मैंने हीट किया तो आपका ये उड़ जाएगा और ये Al2O3 बचेगा। ये आपने बॉक्साइड को प्योर कर लिया, ये बॉक्साइड को प्योर कर लिया, ये बॉक्साइड प्योर मिल गया आपको, यानी बॉक्साइड का कंसंट्रेशन हुआ है। और ये कंसंट्रेशन किससे हुआ, बेयर से। और किस बॉक्साइड को है, रेड बॉक्साइड का। क्लियर? अब प्रॉब्लम आ रही है कि रिएक्शनें कैसे हुई होंगी वो समझाता हूं। जब आप इसको पानी में डालोगे तो पानी में डालने पर ये क्या करेगा, देखो ये बनाएगा आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। ऑब्वियस सी बात है, ये Na प्लस इस OH के साथ जाएगा, ये Na प्लस इस OH के साथ जाएगा, तो ये NaOH बनेगा और बचा हुआ जो पार्ट है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ये इक्विलिब्रियम पर क्यों हो रही है रिएक्शन, सोचो, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है और ये बेस है, तो नो डाउट एम्फोटेरिक है और ये बेस है, तो ये वापस रिएक्ट करेगा इससे और वापस इधर आएगा। अब हमने क्या करा, यहाँ पर डाइल्यूशन किया विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यानी पानी खूब सारा डाल रहे हैं। पानी डालने से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो NaOH की कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। पानी डाल रहे हैं ना, पानी डाल रहे हैं, ठीक है, समझ रहे बात को आप। तो पानी डालने पर एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो आप वो क्या कहते हैं, एक नींबू पानी आपने बनाया, नींबू पानी जब बनाते हैं तो उसमें एसिडिक कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया सपोज, तो उसकी एसिडिक नेचर को कम करने के लिए आप पानी डालते हो नहीं डालते, तो खूब सारा पानी डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि उसका बेसिक नेचर कम हुआ। ठीक है, कंसंट्रेशन बेसिक नेचर कम होने के बाद हमने CO2 पास किया। अब जो CO2 पास करेंगे तो CO2 से क्या बनेगा, वो H2CO3, और H2CO3 जो होता है वो एक वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड साथ में क्या कर रहा है, इस NaOH को कम कर रहा है। ये वीक एसिड जो है वो क्या कर रहा है, इस NaOH को कम। NaOH अगर कम हो गया बोलो,
NaOH अगर कम हो जाएगा, ये कम होता जाएगा तो रिएक्शन आगे भागती जाएगी सारी की सारी, और आपके पास पूरा का पूरा जो है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अब सवाल ये पूछता है कि यार ये जो आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो, तो आपसे पूछेगा ये स्टेप्स क्यों कर रहे हैं, तो स्टेप्स करने का रीज़न है आपका टू रिड्यूस द pH ऑफ द सॉल्यूशन। ये स्टेप करने का रीज़न क्या है बताओ, टू रिड्यूस द pH ऑफ द सॉल्यूशन। pH मतलब NaOH, NaOH बहुत सारा है, pH ज़्यादा होगी बेसिक, अगर नेचर ज़्यादा होगा तो, ठीक है। दूसरा सवाल एक और आएगा आपके माइंड में कि यार H2CO3 क्यों ले रहे हैं, आप कोई दूसरा एसिड ले लेते, अच्छा एसिड ले लेते, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों नहीं ले सकते, सवाल पूछेगा वो आपसे, तो आप आंसर देना कि नहीं हम स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, तो हमारे एल्यूमिनियम का लॉस हो सकता है। अगर हमारे एल्यूमिनियम का लॉस हो जाएगा तो नुकसान हो सकता है, क्लियर, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते, ठीक। तो ये आपके नोट करके लिखने वाली बात होगी कि क्या कर रहे हैं हम, जल्दी बताओ। हम ये कहेंगे यहाँ पे कि हम इस पूरे प्रोसेस से, इन दोनों प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, pH ऑफ द सॉल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं। क्लियर है। अब आगे की बात आती है, अगला हॉल्स प्रोसेस। हॉल प्रोसेस, अब इस हॉल प्रोसेस में क्या होता है जरा देखो। हॉल प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हॉल प्रोसेस के अंदर भी वही L2O3 लिया, ठीक है, इसके अंदर भी अभी इम्प्योरिटी वही है मेजर, Fe2O3, L2O3, सॉरी TiO2 और SiO2, ये मेजर है। ठीक है, देखो इधर अब L2O3.2H2O लिया, Fe2O3 लिया, TiO2 लिया और SO2 लिया, इन सबको फ्यूज्ड विद Na2CO3। ये फ्यूज्ड विद Na2CO3 का मतलब क्या होता है, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाना, ठीक है। फिर उसको क्या किया, पानी में डाल दिया, वॉश्ड विद वाटर मतलब पानी में डाल दिया, पानी में डाल के उसे फिल्टर किया, जब फिल्टर किया तो वही वाली बात है, ये फिल्ट्रेट में आएंगे और ये रेजिड्यू में आएगा। अब इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं वो देखना। इसकी रिएक्शन में जब हम L2O3 की रिएक्शन कराते हैं Na2CO3 से, तो हमारे पास बनता है ये NaLO2 प्लस CO2, CO2 उड़ जाएगी। Fe2O3 की रिएक्शन जब कराते हैं Na2CO3 से, तो आपके बनेगा NaFeO2 प्लस CO2, ठीक है। फिर आएगा आपका TiO2 प्लस Na2CO3। अब यहाँ पर एक खास बात है कि जिस टेम्परेचर पर आप यहाँ रिएक्शन करवा रहे हो, रिएक्शन नहीं होती है, टेम्परेचर उतना सफिशिएंट नहीं है TiO2 के, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता है। ये डाउट आएंगे आपको कि सर ये रिएक्ट कर रहा है, ये कर रहा है, ये क्यों नहीं कर रहा। तो सिंपल सी बात है यार, हर एक बैच में मान लो 50 बच्चे, सबका रैंक नहीं आता है ना जितना आना चाहिए। क्यों नहीं आता बोलो, अलग अलग नेचर है सबकी। SiO2 ये रिएक्ट करके बनाएगा वही Na2SiO3। अब देखो, जब आपने ये रिएक्शन होगी फ्यूज मतलब हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस हो रही हैं, तो आप ये दिमाग लगाओ कि जब ये हाई टेम्परेचर पर रिएक्शंस हो रही हैं, तो यहाँ पर ये पानी में डाला जा रहा है, देखो वॉश्ड विद वाटर, तो ये सब पानी में जाएगा, ये भी पानी में जाएगा, ये भी पानी में जाएगा, ये भी पानी में जाएगा। ये जब पानी में जाएगा तो मैंने क्या कहा था, ये प्लस पानी, इससे पहले ऐसे लिख सकते हो आप, इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा था। अब एक नया डाउट भी आ सकता है कि सर जब आप इसकी रिएक्शन इससे करा रहे हो तो ये बन रहा है, लेकिन आप फिल्टर कर रहे हो तो ये लिख रहे हो, तो उसका रीज़न है कि ये पानी के साथ अगर होगा तो ऐसे लिखा जाता है। अभी लिखा था मैंने NaLOH4 सोडियम एल्यूमिनेट को बराबर करके लिखा था कि NaLO2 प्लस H2O भी लिख सकते हैं। तो पानी में डालते ही ये क्या बन गया, ये बन गया Na2SiO3 सोल्यूबल था, ये आ गया, ये इनसॉल्युबल है, ये भी इनसॉल्युबल है, ये रिएक्ट कर रहा है यहाँ पे।
अब आपको एक डाउट आएगा कि सर NaOH से रिएक्ट नहीं करता था Fe2O3। बेटा वो एसिड बेस रिएक्शन थी, वो एसिड बेस रिएक्शन नहीं कर रहे थे, ये एसिड बेस थोड़ी है, ये तो हीटिंग पर है, डीकम्पोजिशन हो रहा है। तो हीटिंग पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो सकती है, एसिड बेस के लिए मना किया था वहाँ पे। तो इन दोनों रिएक्शनों को आप ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। तो अब वापस देखो हमारा सारा का सारा यहाँ पर आ चुका है फिल्ट्रेट में एल्यूमिनियम। हमारा जो एल्यूमिनियम है वो सारा का सारा वहाँ आ चुका है। वहाँ आने के बाद अब क्या करेंगे, देखो वही वापस सेम प्रोसेस है, NaAlOH4, वही डाइल्यूशन विद ह्यूज वाटर, याद है सेम प्रोसेस है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर एक खास बात होती है कि H2O डालेंगे और CO2 करेंगे। CO2 को थोड़ा सा ज़्यादा भेजा जाता है यहाँ पर आउटसाइड सोर्स। उसका रीज़न है कि जब ये NaOH बनेगा तो CO2 ज़्यादा होने से ये Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। याद है वहाँ पर NaOH प्लस L2O3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना था। तो यहाँ पर हमारे खास बात ये होगी कि CO2 अगर ज़्यादा भेजेंगे तो ये Na2CO3 बन जाएगा और Na2CO3 को रीयूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि NaOH प्लस CO2 ज़्यादा है तो वो रिएक्ट कर जाएगी, Na2CO3 में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर Na2CO3 चाहिए रीयूज़ करने के लिए, इसलिए हमने एक्सेस में CO2 भेजी है। ठीक है, वहाँ नहीं चाहिए थी इसलिए हमने ज़्यादा नहीं भेजी थी, बहुत कम भेजी थी ताकि वो NaOH की कंसंट्रेशन कम कर दे, बस इक्विलिब्रियम आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वापस आ गया। वही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को फिर से 1100 पे हीट करना है आपको और L2O3 प्लस H2O बन जाएगा और ये L2O3 प्योर होगा। यहाँ पर वही Na2CO3 हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, हॉल प्रोसेस से हटा लेते हैं। अब हॉल प्रोसेस के बाद होता है सरपेक्स प्रोसेस। अब यहां पर एक खास बात है, बोलो क्या, सरपेक्स प्रोसेस के अंदर भाई मेरे इंप्योरिटी इस बार बदल गई है, SiO2 की है। तो यहाँ SiO2 की इंप्योरिटी अगर होती है तो ये इंप्योरिटी कंटेंट SiO2 है, इसलिए उसे हटाना इंपॉर्टेंट है। हमें Fe2O3 TiO2 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो माइनर है। तो यहाँ इंप्योरिटी कंटेंट SiO2 है, तो उसको हटाने के लिए अब यहाँ कुछ अलग तरह से रिएक्शन कराई जाती है। यहाँ करेक्शन कराई जाती है L2O3 की कार्बन प्लस N2O3 से। जैसे हम ये भेजेंगे ड्राई कंडीशन होगी, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, ये ड्राई है मतलब 1800 के आसपास हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ रिएक्शन में क्या होता है कि एल्यूमिनियम की यहाँ कार्बाइड रिएक्शन की भी इच्छा होती है और नाइट्रोजन से नाइट्राइड बनाने की भी इच्छा होती है, लेकिन नाइट्राइड फॉर्मेशन टेंडेंसी कार्बाइड फॉर्मेशन टेंडेंसी से ज़्यादा होती है। क्या बोला जल्दी बताओ, नाइट्राइड फॉर्मेशन जो टेंडेंसी है वो कार्बाइड से ज़्यादा होती है। तो ये कार्बन पहले इसको रिड्यूस करेगा, फिर एल्यूमिनियम इससे रिएक्ट करेगा और ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा और ये CO उड़ जाएगी। तो सारा एल्यूमिनियम यहाँ से तो निकल के हमारा किस में पहुँच जाता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। अब ये SiO2 है, ये कार्बन से रिड्यूस होता है, टेम्परेचर वही हम 1800 रख रहे हैं और 1800 जानबूझ के रख रहे हैं ताकि हमारा ये सिलिकॉन यहाँ से उड़ जाए, क्योंकि 1800 पे वेपोराइज होने लग जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब SiO2 की जो इंप्योरिटी थी मेजर वो हट गई सारी की सारी, क्योंकि उड़ गया, ये भी उड़ गया। तो अब बचा मेरा सारा एल्यूमिनियम किस में, एल्यूमिनियम नाइट्राइड में। तो ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है अब इसको डाला जाता है NaOH में। तो NaOH में डालते हैं तो ये एल्कलाइन, ये एक्वस है, पानी भी है, यानी ये हाइड्रोलाइज होगा। हाइड्रोलाइज होकर के क्या बनाएगा, आप सोचो, पहले तो बनाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वापस ये NaOH से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वापस क्या बनाएगा, NaAlOH4। क्या बनाएगा, NaAlOH4 और अमोनिया उड़ जाएगा। क्लियर सबको। तो यहाँ पर ये बनेगा NaAlOH4 और इस NaAlOH4 से आप कैसे वापस निकालते हो, सेम प्रोसीजर है, एसिडिफिकेशन, डाइल्यूशन, फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। ठीक है, तो इन मेथड से आप L2O3 को यानी बॉक्साइड को प्योर करते हैं, बॉक्साइड को प्योर करते हैं और एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन करते हैं। बेयर प्रोसेस और हॉल प्रोसेस तो कंसंट्रेशन के लीचिंग स्टेप कहलाते हैं, लेकिन ये लीचिंग नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपने SiO2 को किसी सॉल्वेंट में डाल के, सूटेबल रिएजेंट में डालकर नहीं हटाया है। हमने क्या कहा था, लीचिंग। लीचिंग कब होती है, जब आप ओर को किसी सूटेबल
सॉल्वेंट में डालते हो, उससे रिएक्ट कराते हो, ठीक है। तो सरपेक्स को हम लीचिंग नहीं कहते हैं। ये कंसंट्रेशन हो गया। अब कंसंट्रेशन के बाद आएगा आपका रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम जो होता है उसका रिडक्शन किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है इसका हॉल हेरोल्ट प्रोसेस से। हॉल हेरोल्ट प्रोसेस, ये अलग अलग साइंटिस्ट है दोनों, अलग अलग समय पर इन्होंने अलग अलग देशों में इस प्रोसेस को किया। कोइंसिडेंस था, सेम प्रोसीजर अपनाया, इसलिए इसका नाम दोनों के नाम पे ही दिया गया, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, हॉल प्रोसेस अगर एग्जामिनर पूछे तो आपका वो है लीचिंग, वो है आपका कंसंट्रेशन स्टेप। और हॉल हेरोल्ड दोनों को मिला के एक साथ बोले तो वो है आपका रिडक्शन स्टेप, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होंगे। हॉल प्रोसेस के बारे में कमेंट करता है तो हॉल प्रोसेस आपका कौन सा है? कंसंट्रेशन स्टेप है, लीचिंग स्टेप है, उसके अंदर लीचेंट Na2CO3 होता है। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो बन रहा है हॉल हेरोल्ड है। अब इस हॉल हेरोल्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है इसमें से, इसको थोड़ा इधर बना देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, ठीक है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ने एक कंटेनर लिया, स्टील का टैंक था ये। इस स्टील के टैंक के अंदर उन्होंने क्या किया, इस स्टील के टैंक के अंदर उन्होंने कार्बन की लेयर लिए, ठीक है, अंदर कार्बन की लेयर। स्टील के टैंक के अंदर कार्बन की लेयर है। अब स्टील के टैंक के अंदर अगर कार्बन की लेयर है तो आप सोच सकते हो कि ये कार्बन की लेयर एक्चुअली किसकी तरह बिहेव करेगी, कैथोड की तरह। ग्रेफाइट को लिया उन्होंने, किसकी तरह बिहेव कर रहा है वो, एनोड की तरह। ग्रेफाइट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह। किसकी तरह, एनोड की तरह। किसकी तरह, एनोड की तरह, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो जाता है कि सर आपने तो बताया था जो ग्रेफाइट की रॉड है वो कैथोड था और कार्बन की लेयर जो था वो एनोड था। अब ग्रेफाइट और कार्बन एक ही होते हैं, तो आपको बेवकूफ़ बना देगा। वो कहेगा कि यार ये जो है वो ग्रेफाइट था क्या, हाँ ये भी ग्रेफाइट है, वो भी ग्रेफाइट है, ये भी कार्बन है, वो भी कार्बन, एक ही बात है। तो कहीं भी आप क्या करते हैं, बहुत कैजुअली गलती कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है। अब देखो इधर, तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, एक बल्ब लगा रखा और यहाँ से और डालने के लिए अपन ने
किया हुआ है एक सिस्टम। ठीक, ये तो मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि यार ये क्रायोलाइट फ्लोरस्पार जो L2O3 है इसका रोल क्या है। तो क्रायोलाइट फ्लोरस्पार और L2O3 का एक रोल होगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को दोबारा से अच्छे से देखें कि आखिर ये क्या कह रहा है। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना इसको। ये आपका वापस से मैंने बोला स्टील का टैंक है, कार्बन की लेयर है। कार्बन की लेयर किसकी तरह बिहेव कर रही है, कैथोड की तरह। ग्रेफाइट की रोड किसकी तरह कर रही है, एनोड की तरह। लेयर ऑफ कोक पाउडर जो है वो क्या काम करेगी अभी बताएंगे। ठीक है, यहां से वापस से हम और डाल रहे होते हैं, यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब जो सवाल ये आता है, बच्चे क्या कहते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी कि सर ये आयरन का टैंक है विद कार्बन लेयर और ये आपका एनोड है ग्रेफाइट। तो उल्टा भी कर सकता है वो कि ग्रेफाइट को बोल देगा कि कैथोड है और उस कार्बन को बोल देगा कार्बन की रोड को एनोड। तो आप कल को गलत हो गया सर, आपने तो ये लिखवाया था, इसमें तो ये लिखा है। भाई मेरे ग्रेफाइट और कार्बन एक ही होते हैं, तो वो कुछ भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये क्या है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार और L2O3 को मिलाकर के क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, पहला सवाल ये पूछेगा कि L2O3 के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में, L2O3 के इलेक्ट्रोलिसिस में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अब जब मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट को आपको टेम्परेचर देना ही पड़ेगा मेल्ट करना है तो, क्योंकि रिडक्शन हमेशा मेल्टिंग फॉर्म में ही होता है आसानी से। रिडक्शन जब आप करोगे तो मोल्टन फॉर्म में करोगे, मोल्टन फॉर्म में करोगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर दोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हाई टेम्परेचर जाएगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई था। हाई टेम्परेचर देने के लिए आपको जो है वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी, कमर्शियली आपका जो है वो बिल बहुत आएगा, यानी कॉस्ट बढ़ गई इसकी। तो अब इस कॉस्ट को कम करने के लिए आप इसमें क्या डालते हो, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार डालने पर मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। आपने पढ़ा होगा सॉल्यूशन में, फिजिकल में पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई भी प्योर सॉल्वेंट में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट घटा देते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन आ गया क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार का पहला फंक्शन कि भैया ये मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन ये जो L2O3 होता है इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। कंडक्टिविटी कम होगी तो इलेक्ट्रोलिसिस बहुत धीरे धीरे होगा, इलेक्ट्रोलिसिस धीरे धीरे होगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्रायोलाइट फ्लोरस्पार डालते हैं जिससे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। कैसे वो मैं बताऊंगा। तो यानी फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार ये है कि भाई ये मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कम करते हैं और कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब रिएक्शंस कैसे होती है वो देखना। ठीक, सबसे पहले जो क्रायोलाइट है वो आयनाइज होगा क्योंकि वो तो आयनिक कंपाउंड है, और ये LF3 भी आयनाइजेबल होगा क्योंकि ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो जब ये क्रायोलाइट का LF3 आयनाइज होगा तो वो आएगा आपका L+3 और F- में। अब जब बात होगी तो ये आपका एट कैथोड जाएगा, एल्यूमिनियम +3, कैथोड में जाकर के ये आपका एल्यूमिनियम बन जाएगा। एट एनोड अगर हम बात करेंगे तो F- जाएगा, F2 बनेगा। एनोड किसका बना है, ग्रेफाइट की रोड्स का। तो यहाँ पर जो L2O3 होगा उस L2O3 से ये F2 रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके उस L2O3 को LF3 में कन्वर्ट करेगा और O2 बनेगी। ये O2 कहाँ बन रही है, एनोड पे। अब एनोड कार्बन है तो ये O2 जो है वो मोर रिएक्टिव होती है, फर्दर रिएक्ट करेगी किससे, ग्रेफाइट की रॉड से। तो C+O2 रिएक्ट करके CO और CO+O2 रिएक्ट करके CO2। तो ये आपका क्या करती है, ग्रेफाइट की रॉड का कोरोजन होना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ ग्रेफाइट की रॉड से कार्बन का बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो कार्बन का रिडक्शन कोरोजन हुआ है वो कैसे होता है वो देखना जरा, कि आपने पढ़ा होगा फिजिकल में, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ेंगे आप, कि जब भी कोरोजन होता है तो जंक्शन पॉइंट पर पहले होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कोरोजन स्टार्ट होगा सबसे पहले यहाँ से,
तो क्या होगा, इस जगह का जितना भी ग्रेफाइट है वो हटने लगेगा, यहाँ की जो ग्रेफाइट है वो हटने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये फिर से जाएगा यहाँ से जंक्शन पॉइंट से, धीरे धीरे फिर यहाँ से जाएगा, और धीरे धीरे जब ये जाएगा तो ये ग्रेफाइट की रॉड ही खत्म हो जाएगी ऐसे। तो ग्रेफाइट की रॉड का कोरोजन हो जाएगा और ग्रेफाइट की रॉड हट जाएगी तो इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो जाएगा। अब आप सोचो इलेक्ट्रोलिसिस बंद हो गया तो फिर नुकसान हो गया ना। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये कोक पाउडर की लेयर डालते हैं। कोक पाउडर की लेयर डालने पर क्या फ़ायदा होगा, देखना जरा कि कोक पाउडर की जो लेयर होगी वो होगी यहाँ पहले, तो जब ये जंक्शन पे कार्बन रिएक्ट करेगा तो किससे करेगा, इससे, तो कोक पाउडर की लेयर आना शुरू होगी। तो यानी कि जो लेयर होगी वो बार बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती जाएगी, जिसकी वजह से कोरोजन का रेट कम हो जाएगा। तो सवाल पूछेगा आपसे कि लेयर ऑफ कोक पाउडर क्या है, तो इट प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ ग्रेफाइट रोड्स, बचाती है वो ग्रेफाइट की रोड्स को, ताकि लंबे समय तक इलेक्ट्रोलिसिस होता रहे। दूसरा एक खास बात कि जब एल्यूमिनियम बनेगा ये, तो ये जो एल्यूमिनियम होगा, ये एल्यूमिनियम यहाँ पर डिपॉजिट होगा, इसको कहते हैं अपन कैथोड। ये निकालने के लिए यहाँ पर टैप होते हैं, उसको खोल देते हैं, जो नीचे गिरता रहता है फिर एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम एक वाइट सिल्वरी मेटल होता है। एल्यूमिनियम के रिडक्शन के लिए आपने टेम्परेचर हाई किया था, क्योंकि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट हाई था, उसको कम किया आपने क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार डाल के। क्यों किया, ताकि टेम्परेचर ज़्यादा नहीं देना पड़े, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा देने से कॉस्ट बढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ज़रा सुनना, इसको समझने से पहले एक दूसरे एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सपोज़ मान लीजिए आप कहीं पर बैठे हैं और आप गेस्ट हैं और आपके लिए चाय आती है। ठीक है, अब चाय आती है, मीटिंग चल रही है आपकी, और वो चाय उसने ओपन आके रख दी ऐसे, आप बिजी हो गए आधे घंटे तक, आपको ध्यान नहीं रहा चाय पे। ठीक है, आपने चाय उठा के पी तो ठंडी हो गई, तो फिर क्या होगा कि वो आपके लिए, क्योंकि आप गेस्ट है तो आपको दोबारा से एक चाय ऑफर की जाएगी, आपके लिए दोबारा चाय बना के लाएगा वो। तो दोबारा चाय बना के लाएगा तो आपकी एक ही चाय की डबल कॉस्ट हो गई। अब अगर सपोज समझदार होता और वो चाय के ऊपर कुछ ढक रख देता, तो वो चाय जो है वो थोड़ी लंबे समय तक आपके लिए अवेलेबल रहती है, आप यूज़ कर सकते थे उसको। तो सेम यहाँ पर यही हुआ कि एल्यूमिनियम एक वाइट सिल्वरी मेटल होता है, और वाइट सिल्वरी अगर मेटल है तो वो क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि जो अंदर हीट है उसको, हीट को रिफ्लेक्ट करेगी, बाहर निकाल देगी हीट को। अगर वो रिफ्लेक्ट करेगी तो अंदर का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने के लिए आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, टेम्परेचर बार बार हाई रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी। तो इसलिए जो ग्रेफाइट की रॉड होती है वो, सॉरी ग्रेफाइट का कोक पाउडर की जो लेयर होती है उसका क्या काम हो गया, सोचो, ये ऊपर लेयर आ गई इससे, तो जो एल्यूमिनियम हीट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो ये प्रोटेक्ट कर रही है, ये जाने ही नहीं दे रही हीट को। तो अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन रहेगा, आपकी कॉस्ट कम कर रही है वो। तो यानी कि दो फंक्शन हो गए, एक तो ग्रेफाइट की जो रॉड है उसको कोरोजन से बचाती है, दूसरा डज नॉट अलाउ टू एस्केप हीट, हीट को बाहर नहीं आने देती। ठीक है, तो डज नॉट अलाउ टू एस्केप हीट, क्लियर। तो ये फंक्शन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल पूछता है कि क्या ये कार्बन प्लस O2, ये कार्बन पर CO प्लस CO2 बनती है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, एनोड पर CO और CO2 दोनों बनती है। एक और सवाल, अगर सिर्फ आपसे बोले कि क्रायोलाइटा सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि क्रायोलाइटा अकेला नहीं होता एज अ इलेक्ट्रोलाइट, दिस मिक्सचर इज सर्व्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट। दोबारा बोलो, दिस मिक्सचर सर्व एज अ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये मिक्सचर होता है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर। इसके बाद आता है आपका प्यूरिफिकेशन। हुप्स मेथड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। बहुत सिंपल है और छोटा सा है। इसके अंदर आपकी 3 लेयर होती हैं।
हूप ने 3 लेयर ली। अपर लेयर प्योर एल्युमिनियम की थी जो कि कैथोड था, मिडिल लेयर एज ए इलेक्ट्रोलाइट था, लोअर लेयर जो था वो इम्प्योर एनोड था, मतलब इम्प्योर एल्यूमिनियम का था और एनोड था। ठीक है, सेम प्रोसेस समझना आप, ये एनोड हो गया इम्प्योर मेटल का, कैथोड प्योर का बनाते थे और इलेक्ट्रोलाइट लेते थे। ये 3 लेयर थी। इन तीनों लेयर्स की खास बात थी कि इमिसिबल थी ईच अदर, यानी वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होगी। इमिसिबल विद ईच अदर, ठीक है, यानी कि डेंसिटी का डिफरेंस रहेगा, ये इसमें मिक्स नहीं होगी, ये इसमें मिक्स नहीं होगी। अब कंडक्टिविटी आई इसलिए उसने ग्रेफाइट की रोड्स डाल दी और यहाँ पर एक नीचे वाले जो कंटेनर उसके नीचे कॉपर एल्यूमिनियम की अलॉय का मतलब लेयर बना दिया ताकि डेंसिटी डिफरेंस जो है मेंटेन रहे और ये मिक्स ना हो। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार लेना चाहिए था ना, CaF2, आपने यहाँ लिया BaF2, क्यों? क्योंकि CaF2 लेने से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डेंसिटी का जो डिफरेंस है वो मेंटेन नहीं रह रहा था, यानी कि जो इमिसिबल नेचर थी वो नहीं हो पा रही थी इनकी। क्या हुआ था? इमिसिबल जो नेचर थी वो नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसने BaF2 लिया। तो सवाल पूछेगा कि कैल्शियम फ्लोराइड यानी फ्लोरस्पार की जगह BaF2 क्यों लिया जाता है, समझाओ। तो आप आंसर लिखेंगे टू मेंटेन द डेंसिटी ऑफ, ठीक है, लेयर्स, या टू एडजस्ट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर सवाल समझना आप, अब अगर पूछे कैथोड कौन है तो आपको बोलना है प्योर एल्यूमिनियम की लेयर कैथोड है, ग्रेफाइट का कोई रोल नहीं है कैथोड, वो तो सिर्फ कंडक्टिविटी के लिए है अंदर। लेयर जो एक्ट करेगी कैथोड की तरफ वो है प्योर एल्यूमिनियम की, लेयर जो एक्ट करेगी वो इम्प्योर एल्यूमिनियम की है, वो है एनोड और ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट होता है तो यहाँ से एनोड से जो एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम किस में पहुँचेगा, एल्यूमिनियम +3 में, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम +3 रख रहा है, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम +3 की इच्छा मिडिल लेयर में रहने की होगी। तो जैसे अपन ने उस टाइम पढ़ा था कॉपर से कॉपर +2 आता है इलेक्ट्रोलाइट पर, फिर इलेक्ट्रोलाइट से कॉपर +2 वहाँ जाता है एनोड कैथोड पे, तो यहाँ से एल्यूमिनियम यहाँ जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ का जो एल्यूमिनियम है वो पहले एल्यूमिनियम +3 में ऑक्सीडाइज होगा और फिर एल्यूमिनियम +3 ऑक्सीडाइज होकर के रिड्यूस होगा यहाँ पर एल्यूमिनियम में। तो अब एल्यूमिनियम की इच्छा कहाँ रहने की है, ऊपर वाली लेयर में, एल्यूमिनियम +3 की मिडिल में और इम्प्योर वाले की नीचे। तो धीरे धीरे ये जो इम्प्योर है वो जब एल्यूमिनियम +3 में आएगा और प्योर होगा तो ऊपर आ जाएगा, सारा एल्यूमिनियम यहाँ से निकल के ऊपर आ जाता है। सारा एल्यूमिनियम अगर यहाँ से ऊपर आ जाएगा तो हमें इस लेयर पे प्योर एल्यूमिनियम प्राप्त होगा और ये मिक्सेबल नहीं है, मिक्स नहीं होगी लेयर आपस में, तो प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से 99.9% आपका एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। कितना होता है जल्दी बताओ, 99.9। तो ये आपका एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में आपका पूरा का पूरा मेटलर्जी समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। आपको अगर शीट करनी है तो शीट का होमवर्क आप कर लीजिए, एक्सरसाइज 1 सोडियम और मैग्नीशियम के और 1-2 छोटे छोटे टॉपिक से उनके छोड़ दीजिएगा सवाल अगर आता है तो, ठीक है। बाकी सारा कंप्लीट हो गया, आप होमवर्क के लिए एलिजिबल हैं। होमवर्क नोट करिए, DPP सारा कर लीजिए और एक्सरसाइज शीट 1, ठीक। आपके पास 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के बाद यानी कि आप नेक्स्ट जब ये वीडियो आपको अपलोड होगा उससे 1 हफ्ते के बाद यानी कि नेक्स्ट थर्सडे आपका मेटलर्जी का सारा होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। आप मुझे शीट के और DPP के डाउट भेज दीजिएगा ग्रुप पे, जिससे कि मैं आपको सारे आंसर्स बता दूं। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।